हम लोग आज पाएंगे वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप कि हमारा जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो कैसे वर्क करता है और इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहीं इसको यूज़ किया जाता है। तो पंप की जैसा डेफिनेशन है कि हाइड्रोलिक पंप जो होता है वो एक हाइड्रोलिक मशीन होता है जिसमें हम अपने मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि हाइड्रोलिक पंप्स आर डिफाइंड एज दोज मशीन विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। तो ऐसे डिवाइस को हम बोलेंगे हाइड्रोलिक पंप। यानी कि हमारा पास क्या होगा, अगर हम किसी पंप को जब स्टार्ट करते हैं तो हम सप्लाई क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है अपने हम मोटर को स्टार्ट करने के लिए सप्लाई करते हैं। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, हमारा मैकेनिकल एनर्जी में। और फिर वो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करने में। यानी कि फ्लूइड की हाइड्रोलिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। तो यानी कि मैकेनिकल एनर्जी हमारा पंप में कन्वर्ट होता है इसमें हाइड्रोलिक एनर्जी में, विच इज़ मेनली इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर। यानी कि डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। हाइड्रोलिक एनर्जी मीन्स प्रेशर एनर्जी फ्लूइड की। तो अगर प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज कर दें, हम बढ़ा दें विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो ऐसी डिवाइस को हम लोग बोलेंगे कि हाइड्रोलिक पंप। और ये हाइड्रोलिक पंप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो फ्लूइड है वो हमारा लिक्विड है, लिक्विड की प्रेशर एनर्जी को हम इंक्रीज कर रहे हैं, ना कि गैस की प्रेशर को। कि पंप का काम होता है पंपिंग करने का, वन लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक वाटर को लिफ्ट करने का, पहुंचाने का। तो हमारा जो फ्लूइड है वो क्या, लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में है हमारा फ्लूइड। तो पंप जो यूज़ करते हैं हम लोग वो लिक्विड के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए पंप किसके लिए यूज़ किया जाता है, लिक्विड के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि लिक्विड की प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक पंप है वो बताएंगे क्यों यूज़ किया जाता है। वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल का पढ़ चुके हैं, रेसिप्रोकेटिंग का पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोलिक एनर्जी का मतलब ये हो जो हमारे फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करने का काम करता है पंप। और अगर हमको गैस की प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करना है तो हम क्या मतलब प्रेशर को इंक्रीज करना है गैस के, तो वहाँ हम कंप्रेसर का यूज करते हैं। यानी कंप्रेसर इज यूज्ड फॉर कंप्रेसिंग द गैस और यूज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ गैस। मगर अगर हमको फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज करना है, अगर प्रेशर एनर्जी इंक्रीज करना है, वाटर को लिफ्ट करना है, तो हम लोग पंप का यूज़ करते हैं। तो ये होता है, दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पंप एंड कंप्रेसर। यानी कि पंप इज यूज्ड फॉर लिक्विड एंड कंप्रेसर विल बी यूज्ड फॉर गैस। और कंप्रेसर में क्या होता है, हमारी जो गैस है वो एयर भी हो सकती है कंप्रेस करने के लिए, नाइट्रोजन भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि एयर कैन बी ट्रीटेड एज एन आइडियल गैस। यानी कि एयर को हम ट्रीट कर सकते हैं आइडियल गैस की तरह। तो मान लो अगर हम अपने कंप्रेसर में कंप्रेस कर रहे हैं एयर को, तो उस कंप्रेसर को नाम बोलते हैं एयर कंप्रेसर। यानी कि अगर हम गैस किसी कोई है उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, मान लो हमारा एयर है, उसको कंप्रेस करना है, तो वो जो फ्लूइड है हमारा वर्किंग फ्लूइड क्या है, एयर है, गैस है, विच इज़ कंसिडर्ड एज एन आइडियल गैस, आइडियल फ्लूइड। तो हम वो कंप्रेसर का क्या नाम देंगे, एयर कंप्रेसर, क्योंकि एयर को कंप्रेस करना है। तो जब एयर को हम कंप्रेस करेंगे, जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं एज एन आइडियल गैस, जब हम कंप्रेस करते हैं एयर को तो उसका प्रेशर तो इंक्रीज हो गई, साथ में प्रेशर तो इंक्रीज हो। कंप्रेसर का काम ही होता है कि मेन उसका भी प्रेशर को इंक्रीज करना गैस की। मगर जैसा कि हम जानते हैं फॉर एन आइडियल गैस E इक्वल टू mRT। यानी कि कोई भी गैस जो इस इक्वेशन को फॉलो करती है उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस, होल्ड करेगी। यानी कि PV इक्वल टू mRT, वेयर P इक्वल टू प्रेशर ऑफ द फ्लूइड और गैस, V इक्वल टू वॉल्यूम, हाउ मच वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइंग बाय द गैस, M इज द मास ऑफ द gas are equal to
कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। एंड टी क्या है तुम्हारा टेम्परेचर है विच इज इन केल्विन। और जो यहाँ पी है वो तुम्हारा एब्सोल्यूट प्रेशर है गैस का, फ्लूइड का। तो हम यहाँ देख रहे हैं, मान लो आइसोथर्मल कंप्रेशन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं आइसोथर्मली अपने गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन बोलो या कांस्टेंट टेम्परेचर बोलो, क्योंकि आइसोथर्मल मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर हमारा यूनिफॉर्म हो, टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा, हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं मगर उसका टेम्परेचर क्या है अभी भी सेम है, टेम्परेचर गैस का चेंज नहीं हो रहा, आइसोथर्मल कंप्रेशन कर रहे हैं। तो टेम्परेचर क्या होगा हमारा, क्या होगा कांस्टेंट हो गया। आइसोथर्मल केस में तो पी जो होगा वो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है, जैसा कि हम जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यानी कि आइसोथर्मल कंप्रेशन में हम देख रहे हैं कि हम क्या करेंगे गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। जब गैस को कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, गैस का इंक्रीज करेगा। जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। ये तो बेसिक हमको पता भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम गैस को किसी कंप्रेस करते हैं तो उसका प्रेशर इंक्रीज करता है, वॉल्यूम कम होता है। ठीक, मगर साथ में साथ क्या होता है उस गैस का टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाता है। कुछ टेम्परेचर क्यों इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि हमारा जो पी वी इक्वल टू एम आर टी अगर लगाएंगे तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी क्या हो जाता है साथ में इंक्रीज कर जाता है, अगर वो आइसोथर्मल कंप्रेशन ना हो। यानी कि अगर आइसोथर्मली कंप्रेस कर रहे भाई, इफ़ वी आर नॉट कंप्रेसिंग आइसोथर्मली, तो हम क्या कहेंगे उस गैस के लिए टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस ना फॉलो करें तो। यानी कि हम कह सकते हैं कंप्रेशन में जब गैस को कंप्रेस करते हैं कंप्रेसर में, तो उस गैस का प्रेशर भी इंक्रीज होता है और टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है साथ में। मगर पंप में क्या होता है, पंप में केवल फ्लूइड जो होता है हमारा लिक्विड होता है उसका केवल प्रेशर इंक्रीज होता है, यानी प्रेशर एनर्जी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। ये तुम्हारा बेसिक डिफरेंस होता है पंप में और कंप्रेसर में। हम लोगों ने यहाँ पे हाइड्रोलिक पंप की बात की, यानी कि हमारा जो फ्लूइड है वो लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड है, मोस्टली जो होता है वाटर होगा या ऑयल होगा। इंडस्ट्री में यूज करेंगे, अगर हम ऑयल इंडस्ट्री में देखेंगे तो ऑयल को पंप करना होगा, तो लिक्विड स्टेट में मोस्टली फ्लूइड होगा, तो उसको हमको पंप करना होगा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक, यानी कि सर्टेन हाइट तक हमको वाटर को लिफ्ट करना होगा बस, या कोई फ्लूइड हो उसको लिफ्ट करने का काम करना है। तो हाइड्रोलिक पंप जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, पहला था तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल और सेकंड वन इज तुम्हारा रेसिप्रोकेटिंग। और हाइड्रोलिक पंप होता क्या है, द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी विच इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी इज नोन एज हाइड्रोलिक पंप। दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड सेकंड वन इज रेसिप्रोकेटिंग पंप। एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फोर्स वर्टेक्स फ्लो, बताया लास्ट लेक्चर में कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो। अब तो फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो क्या होता है, when certain mass of the fluid is rotated by an external torque, then such flow is known as forced vortex flow। यानी कि flow of fluid in a curved path is known as vortex motion। flow of fluid in a curved motion is known as vortex motion। यानी कि अगर कर्व्ड पाथ में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, सपोज करो एक कंटेनर ले लो, कंटेनर को कोई कंटेनर फ्लूइड में भरा हुआ है, उस कंटेनर को या बीकर को किसी सर्टेन आरपीएम पर रोटेट करा दो, ठीक। जब फ्लूइड यानी कि हमारा रोटेट कर रहा है तो कर्व्ड पाथ को फॉलो कर रहा है, कर्व्ड पाथ को जो फॉलो करेगा हमारा फ्लूइड, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं वर्टेक्स मोशन। यानी कि मोशन ऑफ द फ्लूइड इन ए कर्व्ड पाथ इज नोन एज वर्टेक्स मोशन। यानी कि मान लो तुम्हारा ये पाइप है, ये पाइप है जो तुम्हारी बेंड है यहाँ से, तो मान लो इस पाइप के थ्रू कोई वाटर जो फ्लो कर रहा है, तो वाटर यहाँ से क्या होगा, कर्व्ड पाथ को फॉलो करेगा, कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है इस वाटर हमारा। तो चूँकि कर्व्ड पाथ को फॉलो कर रहा है, कर्व्ड मोशन हो रहा है हमारा वाटर का, तो ऐसे हम मोशन को बोलते हैं वर्टेक्स मोशन। द मोशन ऑफ द फ्लूइड इन ए कर्व्ड पाथ इज नोन एज वर्टेक्स मोशन, ठीक। तो वर्टेक्स मोशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज तुम्हारा फ्री वर्टेक्स, फ्री वर्टेक्स मोशन, एंड सेकंड तुम्हारा है फोर्स्ड वर्टेक्स मोशन।
यानी कि वर्टेक्स मोशन क्या होता है, द मोशन ऑफ द फ्लूइड इन ए कर्व्ड पाथ इज नोन एज फ्री वर्टेक्स मोशन। वर्टेक्स मोशन को दो पार्ट में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, तुम्हारा दो पार्ट में बांट सकते हैं इसको। पहला क्या होता है ये फ्री वर्टेक्स, और सेकंड क्या तुम्हारा फोर्स वर्टेक्स। तो हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप था वो किस मोशन पे वर्क, किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा था, वो तुम्हारा फोर्स वर्टेक्स फ्लो पे वर्क कर रहा था, इस प्रिंसिपल पे। और ये तुम्हारा फर्स्ट क्या था, फ्री वर्टेक्स। तो फोर्स वर्टेक्स क्या होता है, फोर्स वर्टेक्स मतलब हम कोई एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हैं फ्लूइड के ऊपर, जिसकी वजह से उसका मोशन हो रहा है कर्व्ड पाथ को फॉलो कर रहा है। यानी कि हम फ्लूइड को रोटेट करा रहे हैं तब वो हमारा फ्लूइड जो है कर्व्ड पाथ को फॉलो कर रहा है, कर्व्ड मोशन तब हो रहा है फ्लूइड का। यानी कि हम एक्सटर्नल क्या टार्क अप्लाई कर रहे हैं। मगर फ्री वर्टेक्स मोशन मतलब फ्री, यानी कि फ्री है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, कोई टार्क लग रहा है जिसकी वजह से हमारा फ्लूइड जो रोटेट कर रहा है, इसकी वजह से हमारा फ्लूइड जो रोटेट किया, तो उस मतलब ये कर्व्ड पाथ को फॉलो किया, तो ऐसे मोशन को हम फ्री वर्टेक्स बोलेंगे। यानी कि जब कोई एक्सटर्नल टार्क लगाया नहीं, हम कोई अपने तरफ से खर्च नहीं किए कोई एनर्जी, तो हम बोलते हैं उसको फ्री वर्टेक्स। यानी कि टार्क जो होता है फ्री वर्टेक्स में जीरो होता है। जीरो क्यों होता है, क्योंकि हमारा मोशन क्या फ्री वर्टेक्स मोशन है। फ्री वर्टेक्स मोशन में क्या होता है, फ्लूइड कर्व्ड पाथ को फॉलो तो कर रहा है, मगर उसके लिए हमने कोई एक्सटर्नल टार्क अप्लाई नहीं किया फ्लूइड को रोटेट कराने के लिए। और फोर्स वर्टेक्स फ्लो क्या होता है, फोर्स वर्टेक्स में नाम से ही क्लियर हो रहा है कि फोर्स वर्टेक्स फ्लो मतलब हम एक्सटर्नली कोई टार्क लगा रहे हैं, एक्सटर्नल टार्क लगा रहे हैं, फ्लूइड को दे रहे हैं, रोटेशन दे रहे हैं रोटेट कराने के लिए। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं फोर्स वर्टेक्स फ्लो। इसका इसमें इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, टार्क जो होता है तुम्हारा फोर्स वर्टेक्स मोशन में क्या होता है, टार्क जो होता है वो जीरो नहीं होता है, क्योंकि हम एक्सटर्नली टार्क लगा रहे हैं। ठीक, यानी कि इस मोशन में क्या होगा तुम्हारा, तुम्हारा टार्क जीरो नहीं होगा। ठीक, तो ऐसे मोशन को फोर्स वर्टेक्स मोशन बोलते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल पंप जो हमारा था वो किस मोशन में वर्क करता था, इसी प्रिंसिपल पे, किस पे, फोर्स वर्टेक्स फ्लो पे। ठीक, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इफ द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी बाय मींस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड, then the hydraulic machine is called centrifugal pump। और सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स वर्टेक्स फ्लो। यानी कि व्हेन एक्सटर्नल टार्क इज रिक्वायर्ड टू रोटेट द फ्लूइड देन सच मोशन इज नोन एज फोर्स वर्टेक्स मोशन। यानी कि इसमें क्या करते हैं, हमको एक्सटर्नल टार्क अप्लाई करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो तुम्हारा फोर्स वर्टेक्स फ्लो वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, तो अगर इस मतलब हुआ कि हम कोई टार्क अप्लाई करेंगे तो हमारा जो फ्लूइड रोटेट करेगा। ठीक, जो रोटेट करेगा हमारा फ्लूइड तो क्या हो जाएगा, राइज इन प्रेशर हेड ऑफ लिक्विड होगा। जैसा कि यहाँ लिखा है देखो बुक में कि when a certain mass of the liquid is rotated by an external torque then rise in pressure head of rotating fluid takes place. Rise in pressure head of rotating fluid takes place. The rise in pressure head of rotating fluid is proportional to tangential velocity of the fluid at that point। यानी कि इसका मतलब क्या हो, देखो मतलब पूरा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि द सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स वर्टेक्स फ्लो which means when a certain mass of fluid liquid is rotated by certain torque then rise in pressure head of liquid takes place. The rise in pressure head at any point of the rotating liquid is directly proportional to the square of tangential velocity of the liquid at that point. Thus at the outlet of the impeller where radius is more, pressure head will be more and liquid will be discharged to the high liquid will be discharged at the outlet with a high pressure head. Due to this high pressure head the liquid can be lifted to a high level। इसका मतलब ये हुआ ये हमारा कोई कंटेनर था पहले, हमारा जो इस कंटेनर में कोई वाटर फिल किया हुआ है और ये बिफोर रोटेशन इसकी स्टेट है, यानी कि अभी हम इसको रोटेट नहीं कराए हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस फ्लूइड को रोटेट करा रहे हैं। तो अब जिस कंटेनर को रोटेट कराएंगे तो मान लो तुम्हारी ये ओमेगा स्पीड से, एंगुलर स्पीड जो है ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं फ्लूइड को हम।
तो जब ओमेगा स्पीड से फ्लूइड को रोटेट कराएंगे तो तुम्हारा ये मान लीजिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस फ्लूइड का, इस कंटेनर का क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो जब फ्लूइड रोटेट करेगा तो इस तरह कुछ, अब आफ्टर रोटेशन कुछ इस तरह का शेप हो जाएगा हमारे फ्लूइड का। बिफोर रोटेशन तुम्हारी ये कंडीशन थी, स्टेज था फ्लूइड का। आफ्टर रोटेशन कैसा हो जाएगा हमारा फ्लूइड, इस तरह हो जाएगा। यानी कि हम देखें आफ्टर रोटेशन, ठीक है, इस तरह कुछ आ जाएगा, यहाँ वाटर फिल होगा आफ्टर रोटेशन। यानी कि देख रहे हैं पहले हमारा क्या था, ये था इनिशियल कंडीशन फ्लूइड की, ठीक। हम देख रहे हैं कि अगर हम 2 पॉइंट लें इस कर्व्ड पाथ में, हमारा मोशन क्या फोर्थ वर्टेक्स मोशन हो गया, क्योंकि हमारा जो फ्लूइड है वो क्या कर रहा है, कर्व्ड पाथ को फॉलो कर रहा है। ये क्या फोर्थ वर्टेक्स मोशन है, क्योंकि एक्सटर्नल टार्क लगाइए ना, तो हमारा कर्व्ड पाथ है फ्लूइड का। तो अगर इस कर्व्ड पाथ पे अगर हम 2 पॉइंट को कंसिडर करें, मान लो पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, तो फोर्थ वर्टेक्स फ्लो ये कहता है कि तुम्हारा वाटर की पोजीशन पहले 1 पे थी, अब 2 पे आ गई, यानी कि सर्टेन हाइट जो है वाटर का राइज हो गया 1 से 2, ठीक। इसको जेड से डिनोट करते हैं। जेड क्या होता है कि हाइट होता है या प्रेशर हेड होता है, जितना हाइट तक हमारा वाटर जो लिफ्ट हुआ, ठीक, यानी कि 1 से 2। और जो जेड की वैल्यू होती है, जेड की वैल्यू होती है, ये हमारा प्रिंसिपल क्या रहा है फोर्स वर्टेक्स फ्लो इज राइज इन प्रेशर हेड ऑफ रोटेटिंग फ्लूइड टेक्स प्लेस एंड राइज इन प्रेशर हेड एट a point of the rotating liquid is directly proportional to the tangential velocity of the liquid at that point। यानी कि जेड जो होगा वो v²/2g के इक्वल होता है, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर होता है प्रेशर हेड। v क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो हम देख रहे हैं कि टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्योंकि फ्लूइड रोटेट कर रहा हो, r क्या है, सिलेंडर की रेडियस है, ओमेगा की एंगुलर स्पीड है। तो जेड को हम देखें तो जेड क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर r²/2g, ये तुम्हारा जेड का फार्मूला हो जाएगा। और जेड क्या राइज इन प्रेशर हेड है। तो एक चीज़ हम देख रहे हैं कि अगर हमारा रेडियस है, रेडियस को इंक्रीज कर दें, जेड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के और आर के। तो हम देख रहे हैं अगर रेडियस को इंक्रीज करते हैं तो यानी कि आउटलेट, जैसे कोई तुम्हारा टरबाइन की वेन है जान लो, या सेंट्रीफ्यूगल पंप जब हम लोग पढ़े हैं जो उसमें तो उसमें वेन होती है, ब्लेड होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप की, तो उसमें क्या होता है, इनर रेडियस होती है, एक आउटर रेडियस होती है वेन की, ब्लेड की। तो हम देख रहे हैं कि जेड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के। तो जो जहाँ पे रेडियस की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पे हाइट ज़्यादा होगा, और जहाँ रेडियस कम होगा वहाँ हाइट कम होगा। तो अगर हमारा फ्लूइड लोअर रेडियस से हायर रेडियस, यानी कि इनर रेडियस से आउटर रेडियस की तरफ मूव कर रहा है, तो यानी कि हमारा रेडियस इंक्रीज कर रहा है। जब रेडियस इंक्रीज करेगा तो प्रेशर हेड है वो भी इंक्रीज करेगा। प्रेशर हेड का मतलब हुआ हाइट, ठीक है, यानी कि दस एट द आउटलेट ऑफ द इम्पेलर वेयर रेडियस इज मोर, प्रेशर हेड विल बी मोर and the liquid will be discharged at the outlet with a high pressure head. Due to this high pressure head, liquid can be lifted to a high level। यानी कि सेंट्रल पंप में यही कह रहा है कि अगर आउटलेट पे जो होता है हमारी रेडियस जो ज़्यादा होती है, जब रेडियस ज़्यादा होगी तो राइज इन प्रेशर जो हेड जो एच की जेड की वैल्यू वो ज़्यादा होगी तो हमारा वाटर जो है इजीली लिफ्ट कर जाएगा जहाँ तक हमको लिफ्ट करना, डिलीवरी टैंक जहाँ तक होगी, जो डिजायर हाइट होगी उसको वहाँ तक लिफ्ट कर जाएगा। तो ये हमारे प्रिंसिपल था इसका सेंट्रीफ्यूगल पंप का। हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल पंप देखा था, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो फोर्स वर्टेक्स फ्लो पे वर्क किया था हमारा। और सेंट्रीफ्यूगल पंप में 4 मेन कंपोनेंट थे। पहला क्या था, इम्पेलर, IMPELLER इम्पेलर, केसिंग और सक्शन पाइप एंड डिलीवरी पाइप। सक्शन पाइप एंड डिलीवरी पाइप, ठीक है। यानी कि कितने कंपोनेंट, देयर आर 4 मेन कंपोनेंट्स इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप। कितने क्या थे, पहले तुम्हारा फर्स्ट है तुम्हारा इम्पेलर,
केसिंग, सक्शन पाइप एंड डिलीवरी पाइप। अब देखो इम्पेलर क्या होता है, इम्पेलर एक रोटेटिंग एलिमेंट होता है। जैसे हम लोगों ने जब हाइड्रोलिक टरबाइन पढ़ी थी, तो हाइड्रोलिक टरबाइन में क्या था, रनर था, रोटेटिंग एलिमेंट, रोटेटिंग यूनिट है था एक, और इस नंबर ऑफ गाइड वेन्स और ब्लेड्स आर अटैच्ड ओवर हियर, ठीक ना। हमारा क्या था, रोटेटिंग एलिमेंट था जो रोटेट कर रहा था, उसके ऊपर कई सारे जो हमारे ब्लेड हैं, टरबाइन के वेन्स हैं, वेन्स या ब्लेड कहते थे हम लोग, वो उसके उससे अटैच होते थे, परमानेंटली फिक्स होते थे, कनेक्टेड होते थे वेन्स के ऊपर। वेन्स जो हमारे रनर से रोटेटिंग एलिमेंट था। तो उसी तरह क्या है तुम्हारा यहाँ पे हम लोग इम्पेलर होता है, रोटेटिंग एलिमेंट है, मतलब एनालॉगस होता है रनर के। तो द रोटेटिंग पार्ट ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज नोन एज इम्पेलर। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स, ठीक ना। इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स, द इम्पेलर इज माउंटेड ऑन ए शाफ्ट विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ए शाफ्ट एंड इलेक्ट्रिक मोटर। यानी क्या होता है, इम्पेलर इज रोटेटिंग एलिमेंट होता है जिसको हम इम्पेलर कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ बैकवर्ड गाइड वेन्स, बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स। द इम्पेलर इज माउंटेड एट ए ऑन ए शाफ्ट विच इज कनेक्टेड टू द शाफ्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। यानी कि जो इम्पेलर होता है एक रोटेटिंग एलिमेंट होता है। जैसे हम लोगों का रनर था, ये मान लो तुम्हारा इम्पेलर रोटेटिंग एलिमेंट है, ये रोटेटिंग एलिमेंट है, ये तुम्हारा क्या शाफ्ट है रोटेटिंग एलिमेंट का, मेरा इम्पेलर है। इस इम्पेलर पे कई सारे बैकवर्ड गाइड वेन्स, इस तरह बैकवर्ड गाइड वेन्स लगे होते हैं, बैकवर्ड गाइड वेन्स लगे होते हैं। और जो इम्पेलर की शाफ्ट होती है वो किससे कनेक्टेड होती है, हमारे इलेक्ट्रिक मोटर के शाफ्ट से। यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर जिस आरपीएम पर रोटेट करेगा, सेम आरपीएम पे हमारा इम्पेलर रोटेट करेगा, ठीक है। यानी कि इम्पेलर की अगर मान लो 1000 आरपीएम पे, 1000 आरपीएम पे इलेक्ट्रिक मोटर रोटेट कर रहा है, तो इसकी भी स्पीड क्या होगी, सेम होगी। तो पावर इनपुट क्या दे रहा है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं इम्पेलर को, ठीक है। और इम्पेलर पे क्या अटैच्ड है, नंबर ऑफ गाइड वेन्स जो है इम्पेलर के ऊपर अटैच्ड है। गाइड वेन्स या बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स, बैकवर्ड होते हैं कर्व्ड वेन्स, बैकवर्ड वेन्स इसलिए यूज़ करते हैं कि पावर कंजम्पशन कम होता है सेम डिस्चार्ज के लिए, ठीक है, इसलिए बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स यूज़ करते हैं। तो ये हमारा रोटेटिंग एलिमेंट क्या, इम्पेलर क्या होता है, इट इज़ ए रोटेटिंग एलिमेंट विच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स, इम्पेलर इज माउंटेड ऑन ए शाफ्ट विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द शाफ्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये तुम्हारा इम्पेलर हो गया फर्स्ट कंपोनेंट। अब देखो उसके बाद से हमारा केसिंग आता है। तो केसिंग क्या था, केसिंग स्पायरल शेप में होती है। केसिंग हमारी सेंट्रीफ्यूगल पंप में स्पायरल शेप में, जिसका एरिया होता है ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया की एक ट्यूब होती है जिसको हम स्पायरल केसिंग कहते हैं। इसका एरिया क्या करेगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। जब एरिया इंक्रीज करता है तो हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज करेगी, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो प्रेशर एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, कि हमको प्रेशर को इंक्रीज करना है फ्लूइड के। इसलिए हम क्या करते हैं, एक स्पायरल केसिंग यूज करते हैं जो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया की होती है। इंक्रीजिंग एरिया की होगी तो हमको वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी फ्लूइड की। मगर जब हम लोगों ने रिएक्शन टरबाइन पढ़ी थी तो उसमें हम लोगों ने ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एरिया की ट्यूब यूज की थी, क्योंकि वहाँ हमको काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना था, वहाँ हमको पावर को डेवलप करना था, जनरेट करना था, पावर जनरेशन के लिए हम स्पायरल केसिंग यूज किया था, जिसका एरिया डिक्रीज कर रहा था ग्रेजुअली, वेलोसिटी इंक्रीज करना था हमको वहाँ पे। मगर यहाँ मेरा मेन एम है प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करना फ्लूइड की, इसलिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ग्रेजुअली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग एरिया की ट्यूब, इसको केसिंग कहेंगे। और उसके बाद आता है हमारा सक्शन पाइप एंड डिलीवरी पाइप। देखो सक्शन पाइप क्या होता है, मान लो तुम्हारा ये कोई सम्प है, सम्प मतलब तुम्हारा रिजर्वायर वाटर का, जहाँ पे वाटर स्टोर ऑलरेडी, वहाँ से हमको वाटर को उठा के लिफ्ट करना है दूसरे लोकेशन तक। वाटर को जहाँ से हम लेंगे उसको सम्प बोलते हैं, रिजर्वायर होगा वाटर का, जहाँ वाटर ऑलरेडी स्टोर होगा दूसरे लोकेशन तक वाटर को हमको लिफ्ट करना है, मान लो उसको सम्प बोला जाता है, SCMP। तो सम्प से क्या होगा, तुम्हारा एक पाइप कनेक्टेड होगी तुम्हारे सेंट्रीफ्यूगल पंप से, जिसको हम बोलते हैं सक्शन पाइप। मान लो तुम्हारा ये क्या है, ये पंप है, तो पंप से जो पाइप कनेक्टेड होगी थ्रू विच वाटर इज कमिंग फ्रॉम सम टू सेंट्रीफ्यूगल पंप इज नोन एज सक्शन पाइप। तो ये सक्शन पाइप लगी होती है जिसके थ्रू हमारा वाटर जो ऊपर की ओर आ रहा है। इस पाइप की डाया बहुत कम होती है, ठीक, और कहाँ से वाटर आ रहा है, सम्प से आ रहा है, और ये हमारी सक्शन पाइप है, ठीक। इसी तरह डिलीवरी पाइप होती है, डिलीवरी पाइप भी क्या कनेक्टेड होगी, डिलीवरी पाइप जो होगी तुम्हारी सेंट्रीफ्यूगल पंप से कनेक्टेड होगी और डिलीवरी टैंक से कनेक्टेड होगी, जहाँ तक वाटर हमको
डिस्चार्ज कराना होता है, जहाँ तक वाटर हमको पहुँचाना होता है, तो वो डिलीवरी पाइप का काम करेगी। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगल पंप में। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग पंप, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, क्या इसका प्रिंसिपल होता है, कहाँ इसका एप्लीकेशंस है, वो सब देखेंगे यहाँ पे हम लोग। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द डिवाइस विच कन्वर्ट हाइड्रोलिक मैकेनिक तो हम लोग यहाँ देखेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप कैसे वर्क करता है। तो द डिवाइस विच कन्वर्ट ए मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी विच इज मेनली इन द फॉर्म ऑपरेशन एनर्जी नोन एज हाइड्रोलिक पंप। If the mechanical energy is converted into hydraulic energy by means of centrifugal force acting on the fluid, then such pump is called a centrifugal pump. ठीक, but if the mechanical energy is converted into hydraulic energy by means of sucking the liquid into hydraulic energy by sucking the liquid into the cylinder in which piston is reciprocating and which exert thrust on the liquid and increase its hydraulic energy or pressure energy, then such pump is known as centrifugal pump. तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, हम लोग प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करना है फ्लूइड की, कि हमारा फंक्शन क्या, फ्लूइड के प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज कर दो तो वाटर हमारा लिफ्ट कर जाएगा। तो प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग यहाँ पे कौन सा अरेंजमेंट यूज़ करें, रेसिप्रोकेटिंग, मतलब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मतलब ये हुआ कि जो हम मैकेनिज्म यूज़ करें उसमें रेसिप्रोकेटिंग एक्शन हो। रेसिप्रोकेटिंग मतलब ट्रांसलेटरी मोशन हो, स्लाइडिंग मोशन हो तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन किस में हो, पॉसिबल है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो सकता है तुम्हारा एक। तो यहाँ हम जो मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं वो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का यूज़ कर रहे हैं हमारे वाटर की प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए रेसिप्रोकेटिंग पंप में। और तुम्हारा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप था उसमें हमने वाटर की प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज किया था, कौन से प्रिंसिपल को यूज़ करके, फोर्स वर्टेक्स लॉ का। यानी कि हम लोग सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के हेल्प से वहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज की थी। वहाँ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज़ कर रहे हैं, मतलब फ्लूइड में पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का यूज़ करके फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे देखो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक पिस्टन होगा, एक सिलेंडर होगा, एक कनेक्टिंग रॉड होगा, क्रैंक होगा, जैसा कि हम लोगों ने आईसी इंजन में पढ़ा था। तो यहाँ पे एक लगा हुआ है क्रैंक। क्रैंक क्या होता है, क्रैंक एक रोटेटिंग एलिमेंट होता है जो एक सर्टेन आरपीएम से हमारा रोटेट करता रहेगा, विच इज कनेक्टेड टू द शाफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर की शाफ्ट से कनेक्टेड हो गया क्रैंक। जब इलेक्ट्रिक मोटर को हम स्टार्ट करेंगे तो क्रैंक भी रोटेशन स्टार्ट कर देगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और जो क्रैंक होता है वो तुम्हारा क्या होता है, एक सर्टेन आरपीएम में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो क्रैंक जो होता है एक रोटरी मोशन प्रोड्यूस करता है, रोटरी एलिमेंट होता है। ठीक, रोटरी एलिमेंट होता है क्रैंक। अब क्रैंक से ही कनेक्टेड होगा तुम्हारा एक कनेक्टिंग रॉड। ठीक, क्रैंक से कनेक्टेड होगा क्या, कनेक्टिंग रॉड, और फिर कनेक्टिंग रॉड से क्या कनेक्टेड होगा तुम्हारा पिस्टन और पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो भी हैं। ठीक, तो तुम्हारा जो क्रैंक से कनेक्टेड क्या है, कनेक्टिंग रॉड है। तो क्रैंक को कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट करने के लिए हम जो पिन का यूज करते हैं उसको बोलते हैं क्रैंक पिन। द पिन विच इज यूज टू कनेक्ट द क्रैंक टू कनेक्टिंग रॉड इज नोन एज क्रैंक पिन।
क्रैंक पिन क्या करता है, कनेक्टिंग रॉड को क्रैंक से कनेक्ट करने का काम करता है। यानी कि हम क्या करेंगे, क्रैंक लेंगे, कनेक्टिंग रॉड लेंगे, उनके बीच में क्या करेंगे, क्रैंक पिन को इंसर्ट कर देंगे, तो उससे हमारा कनेक्टिंग रॉड जो कनेक्ट हो जाएगा क्रैंक से। तो कनेक्टिंग रॉड का एक एंड किससे कनेक्टेड है, क्रैंक से, ठीक, और दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, पिस्टन से, ठीक, पिस्टन से कनेक्टेड है। तो हमारा क्रैंक क्या कर रहा है, रोटरी मोशन कर रहा है, रोटरी मोशन में ऑलवेज रोटेटिंग एलिमेंट है, 360 डिग्री रोटेशन उसमें होगा, रोटेट करेगा। मगर कनेक्टिंग रॉड जो है और स्लाइड और हमारे पिस्टन है, पिस्टन का काम क्या होता है, पिस्टन एक एलिमेंट होता है जिसका काम होता है स्लाइड ट्रांसलेटरी मोशन करना। यानी कि पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर ट्रांसलेटरी मोशन करता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड क्या होगा, इसका मूवमेंट होगा पिस्टन का, जैसे हम जानते हैं पिस्टन एक स्लाइडिंग एलिमेंट होता है, तो पिस्टन का जो मोशन है वो स्लाइड ट्रांसलेटरी मोशन होगा हमेशा। और क्रैंक का मोशन जो होगा हमेशा किस मोशन में क्रैंक होगा, हमारा क्रैंक जो होगा रोटरी मोशन में हमेशा होगा। मगर जो कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड का जो एक एंड है वो कनेक्टेड है क्रैंक से, और अदर एंड क्या कनेक्टेड है, पिस्टन से। तो कनेक्टिंग रॉड का जो एक एंड कनेक्टेड है क्रैंक से, वो क्या कर रहा है, क्रैंक से वो क्या रोटरी मोशन में है, तो कनेक्टिंग रॉड भी रोटरी मोशन में होगा। मगर दूसरा एंड जो है कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड किससे, पिस्टन से कनेक्टेड है, और पिस्टन जो है ट्रांसलेटरी मोशन में, यानी कि स्लाइड कर रहा है और रेसिप्रोकेटिंग मोशन में है, तो कनेक्टिंग रॉड भी हमारा रेसिप्रोकेट करेगा। तो हमारे यानी कि कनेक्टिंग रॉड जो है दोनों मोशन करेगा, ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटरी। और पिस्टन क्या होगा, ट्रांसलेटरी मोशन हमेशा करेगा, और क्रैंक होगा रोटरी मोशन करेगा। मगर कनेक्टिंग रॉड जो है जो दोनों के बीच में कनेक्टेड है, पिस्टन एंड क्रैंक के बीच में, वो स्लाइडिंग मोशन भी करेगा, यानी कि ट्रांसलेटरी एंड रोटरी दोनों मोशन करेगा कनेक्टिंग रॉड, ठीक। अब उसके बाद से हमारा क्या कनेक्ट है, पिस्टन है, पिस्टन में तुम्हारा कनेक्टेड है किससे, कनेक्टिंग रॉड से, और सिलेंडर है, ठीक। तो ये बेसिक क्या हम लोग का ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो गया। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होगा, तुम्हारा ये पूरा जो फिगर दिख रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप का, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का यूज किए हम लोगों ने प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए फ्लूइड की। तो जो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, एक सक्शन पाइप दिख रहा है, एक सम्प लेवल दिख रहा है, और डिलीवरी पाइप लिख रहा है, ठीक। तो सम्प क्या होता है, यानी कि वाटर का रिजर्वायर, जहाँ तक वाटर हमारे स्टोर है, वो जहाँ से वाटर को हमको लेके उठा के दूसरे जगह तक फेंकना है, लिफ्ट करके डिलीवर करना है, दूसरे लोकेशन तक पहुँचाना है वाटर को, तो उसको हम सम्प बोलते हैं, ठीक। और सम्प के थ्रू एक पाइप कनेक्टेड है जिसको हम सक्शन पाइप बोल रहे हैं, और तुम्हारा उसके बाद से डिलीवरी पाइप लगी हुई ऊपर की हो, जहाँ तक हमको वाटर को डिलीवरी टैंक तक भेजना है। और फिर एक सक्शन वाल्व लगा है, दूसरा डिलीवरी वाल्व लगे हैं, सक्शन वाल्व लगे और डिलीवरी वाल्व लगे हैं, ठीक। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये सक्शन पाइप क्या होती है, सक्शन पाइप जो वो पाइप होती है जिसके थ्रू हमारा वाटर है सम्प से सिलेंडर के अंदर तक आता है। और डिलीवरी पाइप क्या होती है, डिलीवरी पाइप वो पाइप होती है जिसके थ्रू हमारा वाटर जो है सिलेंडर से डिलीवरी टैंक तक जाता है, ठीक, सिलेंडर से डिलीवरी टैंक जाता है। और एक सक्शन वाल्व लगा होता है सक्शन पाइप में, और एक डिलीवरी वाल्व लगा होता है कि इसमें डिलीवरी पाइप में, ठीक। देखो इसकी मैकेनिज्म क्या है, बेसिक कैसे वर्क करता है। देखो सबसे पहले एक HS लिख रहा होगा जिसको हम बोलते हैं सक्शन हाइट, और HD लिख रहा होगा उसको हम बोलते हैं डिलीवरी हाइट, सक्शन हाइट और डिलीवरी हाइट। सक्शन इसको सक्शन हेड भी बोलते हैं, सक्शन हेड और डिलीवरी हेड, ठीक। तो सक्शन हेड क्या होता है, इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल लाइन ऑफ द पंप एंड सम्प लेवल, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल लाइन एंड सम्प, सम दे रहा वर्टिकल डिस्टेंस होती है, एंड सेंट्रल लाइन ऑफ द पंप, ये सेंट्रल लाइन है जो तुम्हारे पंप का, ये जो तुम्हारा ये सेंट्रल लाइन कहते हैं पंप का, ठीक। तो वर्टिकल डिस्टेंस सेंट्रल लाइन ऑफ द पंप बिटवीन सक्शन सम्प और ये सम्प लेवल एंड सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस वर्टिकल, उसको सक्शन हेड बोलेंगे या सक्शन हेड बोलेंगे। और तो उसके बाद डिलीवरी हेड क्या होता है, SD जो लगा है वो सेंट्रल लाइन ऑफ द पंप से लेकर डिलीवरी जो डिलीवरी टैंक है उसकी हाइट जो होती है उसको डिलीवरी हाइट बोलते हैं, इसको HD से डिनोट करते हैं, ठीक। और समेशन ऑफ सक्शन हेड एंड डिलीवरी हेड इज नोन एज स्टैटिक हेड, समेशन ऑफ सक्शन हेड यानी कि HS प्लस HD, समेशन ऑफ सक्शन हेड एंड डिलीवरी हेड इज नोन एज स्टैटिक हेड। स्टैटिक हेड को कैपिटल H से डिनोट करते हैं, HS स्टैटिक हेड।
और इसको स्टैटिक हेड क्यों बोलते हैं? स्टैटिक हेड इसलिए बोलते हैं कि हम वाटर को लिफ्ट कर रहे हैं कहाँ से, स्टैटिक कंडीशन में वाटर है, जो हमारा वाटर जो रिजर्वायर में रखा हुआ सम्प लेवल में स्टैटिक कंडीशन में है, इसलिए स्टैटिक ठीक। और फिर जहाँ तक हम डिलीवरी टैंक तक लिफ्ट करेंगे वाटर को, जब डिलीवरी टैंक में जाएगा वाटर, तब भी वो हमारा क्या रहेगा, स्टैटिक कंडीशन में रहेगा, ठीक। तो हम क्या इसको बोलते हैं, इसे इसको स्टैटिक हेड बोलते हैं। सक्शन हेड, समेशन ऑफ सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड, इन्होंने स्टैटिक हेड। देखो एक सक्शन वाल्व लगा है यहाँ सक्शन पाइप में, दूसरा डिलीवरी वाल्व में एक डिलीवरी वाल्व लगा। देखो इसकी मैकेनिज्म कैसा है, कैसे वर्क करता है हमारा ये पंप। देखो हमारा क्या एक सेंट्रल लाइन है, क्रैंक रोटेट कर रहा। देखो जब हमारा एक क्रैंक रोटेट करेगा तो एक सर्किल फॉर्म करेगा। तो एक सर्किल पे हम डॉटेड जो शेप डॉटेड बना हुआ है सिंबल यहाँ पे है, रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे रोटेटिंग क्रैंक का। तो क्रैंक में ए बी सी डी 4 पॉइंट हम कंसिडर किए क्रैंक का। आई हैव सिलेक्टेड 4 पॉइंट इन क्रैंक, दैट इज ए बी सी डी। तो अगर क्रैंक हमारा ए पे है, यानी कि अगर क्रैंक की पोजीशन ए पे है, तो हमारा जो थीटा है, यानी कि थीटा को क्रैंक एंगल बोलते हैं, जो यहाँ बन रहा है, थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तब 0 डिग्री क्रैंक एंगल होगा, यानी जब क्रैंक की पोजीशन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, तो हमारा पिस्टन क्या होगी, एक्सट्रीमली क्या होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन में होगा, ठीक। अब जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, यानी कि जब क्रैंक इज एट सी, एट पोजीशन सी, जब पोजीशन सी पे हमारा क्रैंक है, तो थीटा कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो थीटा 180 डिग्री बनेगा, यानी क्रैंक जब हमारा सी पोजीशन पे होगा, तो पिस्टन की पोजीशन क्या होगी, पिस्टन की पोजीशन हमारी होगी एक्सट्रीम राइट कंडीशन में, एक्सट्रीम राइट वर्ड होगा, ठीक। तो हम क्या होता है, जब पंप को स्टार्ट करते हैं, तो जब हम पंप को स्टार्ट करेंगे, तो जब हमारा क्रैंक का मूवमेंट है ए टू सी होगा, यानी कि पोजीशन क्या, ए टू सी, थीटा 0 to 180 डिग्री, तो पिस्टन हमारा मूव करता है, बैकवर्ड मूवमेंट होगा पिस्टन, नहीं कि राइट साइड मूव करेगा, राइट वर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा पिस्टन। तो और हमारा राइट वर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा पिस्टन, तो तुम्हारा जो डिलीवरी वाल्व होगा वो क्लोज रहेगा, मगर सक्शन वाल्व जो होगा तुरंत ओपन हो जाएगा। जैसे ही पिस्टन हमारा ए टू सी पोजीशन पे आएगा, यानी कि राइट साइड मूव करेगा, तुरंत तुम्हारा क्या होगा, सक्शन वाल्व ओपन हो जाएगा, डिलीवरी वाल्व क्लोज रहेगा। सक्शन वाल्व ओपन हो जाएगा और हमारा वाटर जो है सम्प लेवल से फ्लूइड जो है, लिक्विड जो है, इंटर करना स्टार्ट हो जाएगा, किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर। तो अब फ्लूइड जो है सिलेंडर के अंदर इंटर स्टार्ट क्यों कर दिया करना, देखो जब हमारा जब क्रैंक जब ए टू सी मूव करता है, जब यानी कि पिस्टन कहाँ मूव करेगा, तब एक्सट्रीम राइट वर्ड, ठीक, लेफ्ट टू राइट, यानी कि हाँ लेफ्ट टू राइट मूव किया जब पिस्टन हमारा, तो वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हो जाता है सिलेंडर के अंदर। वैक्यूम प्रेशर मतलब बहुत कम प्रेशर हो जाता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम प्रेशर हो जाएगा, फ्लूइड का पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है सिलेंडर के अंदर। और यहाँ जो वाटर जो सम्प लेवल में रखा हुआ उसका प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेशर है, क्योंकि सराउंडिंग में क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस, ठीक। और सिलेंडर के अंदर अब प्रेशर कौन सा क्रिएट हो चुका है, वैक्यूम प्रेशर। तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सिलेंडर एंड सम्प लेवल क्या करेगा, लिक्विड जो है राइज करना स्टार्ट कर देगा। अब राइज करके कहाँ तक राइज करेगा, सम्प से उठेगा वाटर और कहाँ जाएगा, सिलेंडर के अंदर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि पार्शियल वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हो गया सिलेंडर के अंदर। जब पिस्टन हमारा मूव किया ए टू सी पोजीशन, यानी कि बैकवर्ड मूवमेंट हुआ जब पिस्टन का, तो हमारा वाटर जो है ऊपर आने लगेगा, राइज करने लगेगा थ्रो सक्शन पाइप, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से, क्योंकि नीचे प्रेशर ज़्यादा हो, सिलेंडर के अंदर प्रेशर कम है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमारा फ्लूइड फ्लो करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जैसा जानते हैं हम। जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा वाटर जो है सिलेंडर के अंदर इंटर करना स्टार्ट कर देगा। और जब सिलेंडर वाटर के अंदर वाटर जो है हमारे सिलेंडर के अंदर इंटर करना स्टार्ट कर देगा, तो अब क्या हो जाएगा, अब जब फिर क्रैंक सी पे है, अब जब क्रैंक सी टू ए मूव करेगा, यानी कि थीटा इक्वल टू 180 टू थीटा इक्वल टू 360 डिग्री, तो क्या होगा, अब पिस्टन की पोजीशन क्या होगी, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड होगी, एक्सट्रीम लेफ्ट में आ जाएगा, यानी कि बैकवर्ड मूवमेंट होगा पिस्टन का। जब क्रैंक सी टू ए मूव करेगा,
तो हमारे जो पिस्टन की पोजीशन होगी क्या होगी, राइट लेफ्ट साइड होगी, यानी कि लेफ्टवर्ड मूवमेंट होगा पिस्टन का। और सिलेंडर के अंदर क्या वाटर ऑलरेडी फिल है। जब सिलेंडर हमारा लेफ्ट साइड मूव करेगा तो पिस्टन क्या करेगा, एक थ्रस्ट फोर्स लगाएगा वाटर के ऊपर, हाईली क्या करेगा, थ्रस्ट फोर्स लगाएगा, क्योंकि वाटर सिलेंडर के अंदर जब पिस्टन उसको क्या लगाएगा, थ्रस्ट फोर्स एग्जर्ट करेगा लिक्विड के ऊपर। जब थ्रस्ट फोर्स जब लगाएगा वाटर पिस्टन हमारा लिक्विड के ऊपर, तो लिक्विड की हाइड्रोलिक एनर्जी या प्रेशर एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि प्रेशर जो है फ्लूइड का सिलेंडर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, सक्शन वाल्व तो ओपन हो जाएगा, क्लोज रहेगा, मगर अब डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाएगा। डिलीवरी वाल्व क्यों ओपन होगा, क्योंकि बाहर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जहाँ तक हमको वाटर को लिफ्ट करना है डिलीवरी टैंक तक मान लो, सराउंडिंग प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और जो सिलेंडर है उस सिलेंडर के अंदर का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि पिस्टन जो है थ्रस्ट फोर्स लगाया लिक्विड के ऊपर, जो विच इज़ ऑलरेडी फिल्ड इन द लिक्विड, इज ऑलरेडी फिल्ड इन द सिलेंडर। तो उसने पिस्टन ने क्या किया, थ्रस्ट फोर्स एक्सर्ट किया, जिसकी वजह से हमारे लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज कर गया। और आउटसाइड जो प्रेशर है वो क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर है। तो अब जो प्रेशर डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा, तुम्हारा सिलेंडर के अंदर और डिलीवरी पाइप के बीच में। तो हमारा वाटर जो है वो तुम्हारा प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऊपर की ओर लिफ्ट करना स्टार्ट कर जाएगा, क्योंकि फ्लूइड जो है फ्लो करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब सिलेंडर के अंदर का प्रेशर ज़्यादा है और आउटसाइड प्रेशर जो है कम है, तो हमारा जो फ्लूइड है वो लिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा, कहाँ से कहाँ तक, सिलेंडर से लेकर डिलीवरी पाइप तक। और डिलीवरी वाल्व जो है ओपन हो जाएगा ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो इस तरह हम अपने फ्लूइड को डिलीवर कर सकते हैं डिलीवरी टैंक तक, जहाँ तक पहुँचाना होता है। ठीक, तो देखो सक्शन वाल्व और डिलीवरी वाल्व जो होता है उसको वन वे वाल्व या नॉन रिटर्न वाल्व भी बोलते हैं। वन वे वाल्व या नॉन रिटर्न वाल्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्लूइड जो है केवल एक ही डायरेक्शन फ्लो कर सकता है इस वाल्व में, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा फ्लूइड का, दोनों डायरेक्शन में नहीं। इसलिए इसको वन वे वाल्व या नॉन रिटर्न वाल्व कहते हैं, यानी रिटर्न नहीं होता। ठीक, इस तरह तुम्हारी पूरी मैकेनिज्म है इसकी, वर्किंग है तुम्हारी इसकी पूरी। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये सिलेंडर कौन कौन से मेन कंपोनेंट जो होते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप में, इसमें यहाँ लिखा भी हुआ, देखो सिलेंडर विथ पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप, सक्शन वाल्व, डिलीवरी वाल्व, यानी कितने कंपोनेंट होंगे, 5 कंपोनेंट यहाँ लगे होते हैं, पिस्टन, सिलेंडर अरेंजमेंट, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप, सक्शन वाल्व, डिलीवरी वाल्व। और यहाँ देखो वर्किंग प्रिंसिपल भी लिखी हुई जो बताया गया है, क्या क्या लिखा हो पढ़ लेते हैं तो समझो। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि शोज ए सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप विच कंसिस्ट ऑफ पिस्टन विच मूव्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन ए क्लोज fitting cylinder. The movement of the piston is obtained by the connecting rod of the piston to crank by means of a connecting rod. The crank is rotated by means of an electric motor. The suction and delivery pipes with suction valve and delivery valve and connected to the cylinder. The suction and delivery valves are one-way valve or no-return valve which allow the water to flow in one direction only. Suction valve allows the water from suction pipe to the cylinder, which is delivery valve allows the water from cylinder to delivery pipe only. यानी कि देखो इसमें क्या कर रहा है कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट पे ये रेसिप्रोकेटिंग पंप वर्क करता है। इसमें अपने क्रैंक को रोटेट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। यानी क्रैंक क्या करता है, रोटरी मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ मैकेनिज्म क्या है, हम रोटरी मोशन को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, ट्रांसलेटरी मोशन में, स्लाइडिंग मोशन में। और रोटरी मोशन किसका हो रहा है, क्रैंक का हो रहा है, और ट्रांसलेटरी मोशन किसका हो रहा है, पिस्टन का हो रहा है। यानी रोटरी मोशन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्लाइडिंग मोशन को पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में। ठीक है,
व्हेन द क्रैंक स्टार्ट्स रोटेटिंग द पिस्टन मूव्स टू एंड फ्रो इन द सिलेंडर। यानी कि टू एंड फ्रो मोशन मतलब आगे पीछे मूव करता रहता है हमारा पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर। व्हेन द क्रैंक इज एट ए द पिस्टन इज द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन। यानी कि जब पिस्टन जो है अगर क्रैंक की पोजीशन अगर ए पे है यानी कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे जो तुम्हारा क्रैंक एंगल था हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा था एंगल, तो हमारी जो पिस्टन की पोजीशन होगी वो क्या होगी, एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे होगा। ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन मतलब लेफ्ट साइड होगा। और जैसे ही हमारा फिर उसके बाद से क्या दिया देखो, एज द क्रैंक इज रोटेटिंग फ्रॉम ए टू सी यानी कि थीटा 0 to 180 डिग्री। थीटा 0 to 180 डिग्री जब क्रैंक मूव करेगा तो अब हमारी जो पिस्टन की पोजीशन होगी वो कहाँ हो जाएगा, एक्सट्रीम राइट साइड होगी, क्योंकि पिस्टन ही मूव करेगा हमारा साथ में जब क्रैंक मूव रोटेट करेगा। तो राइट टू लेफ्ट यानी कि लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, राइट इन द सिलेंडर। द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन टुवर्ड्स राइट क्रिएट ए पार्शियल वैक्यूम इन द सिलेंडर। यानी जब हमारा पिस्टन जब रोटेट किया, सॉरी जब लेफ्ट राइट साइड या राइट टू लेफ्ट टू राइट मूव किया, यानी कि जब लेफ्ट राइट साइड मूव किया तो हमारे जो थीटा 0 180 डिग्री मूव किया क्रैंक, थीटा 0 to 180 डिग्री, उससे क्या होगा, पार्शियल वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हो जाएगा सिलेंडर के अंदर। वही लिखा है, बट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द पंप एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग विच इज मोर दैन द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर। वही लिखा है, यानी कि प्रेशर हमारा क्या सराउंडिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और सिलेंडर के अंदर क्या वैक्यूम प्रेशर है, जिसकी वजह से हमारा वाटर जो है ऊपर की ओर राइज होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस की वजह से। Thus the liquid is forced in the suction pipe from the pump. The liquid opens the suction valve and enters the cylinder. सक्शन वाल्व ओपन हो जाएगा और लिक्विड जो है इंटर करना स्टार्ट कर देगा सक्शन पाइप में। When the crank is rotating from C to A, the liquid opens the suction valve and between theta 180 to 160 degree, then the piston from its extreme right position moving towards it। यानी कि कह रहा है कि जब हमारा जो पिस्टन है थीटा इक्वल टू 180 to 360 डिग्री रोटेट किया तो हमारा पिस्टन कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, फॉरवर्ड मूवमेंट होगा। फॉरवर्ड मूवमेंट मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन में राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। जब राइट टू लेफ्ट मूव करेगा तो हमारा जो पिस्टन होगा थ्रस्ट फोर्स लगाएगा किसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर, जिसकी वजह से लिक्विड की हमारी प्रेशर एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। लिखा है वो जी देखो, द मोमेंट ऑफ द पिस्टन टुवर्ड्स लेफ्ट इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द लिक्विड विच इज इनसाइड द सिलेंडर एंड मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा हमारा पिस्टन जो है लिक्विड को, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो वाटर है वो डिलीवरी वाल्व के थ्रू ऊपर की चलना चालू हो जाएगा, राइज करना, डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाएगा। तो इस तरह हमारा एक बेसिक वर्किंग है रेसिप्रोकेटिंग पंप की, कि कैसे हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप वर्क करता है। ठीक है, तो ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप यहाँ ख़त्म होता है और हम लोग पढ़ेंगे बेसिक डिफरेंस बिटवीन, क्या डिफरेंस होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में या रेसिप्रोकेटिंग पंप में। तो देखो, रेसिप्रोकेटिंग पंप में चूँकि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लगा होता है, यानी स्लाइडिंग मोशन हो रहा है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड कर रही है, वियर टीयर हो रहा है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा आता है। रेसिप्रोकेटिंग का मेंटेनेंस कॉस्ट क्यों ज़्यादा आएगा, क्योंकि वियर टीयर ज़्यादा होगा, रिलेटिव मोशन ज़्यादा हो रहा है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन अगर करेगा रिलेटिव मोशन होगा दो सरफेस के बीच में, स्लाइडिंग मोशन हो रहा है पिस्टन और सिलेंडर के बीच में। और हाँ, सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या था, कोई स्लाइडिंग मोशन हो नहीं रहा था, कोई लोअर पेयर नहीं था, तो वहाँ पे क्या था, हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी, वियर टीयर कम होगा वहाँ पे। मगर यहाँ क्या रेसिप्रोकेटिंग पंप में तुम्हारा वियर टीयर ज़्यादा होगा, क्योंकि तुम्हारा फ्रिक्शन अगर ज़्यादा करेगा, स्लाइडिंग मोशन होगा। तो मगर हम कहाँ इसकी एप्लीकेशन अभी हम लोग देखेंगे इसके डिफरेंस में, कि सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या बेसिक डिफरेंस है। ये तुम्हारा चार्ट है एक सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप का डिफरेंस का। तो पहला डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, द डिस्चार्ज कॉन्टिन्यूस एंड स्मूथ, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में डिस्चार्ज कॉन्टिन्यूस होता है, स्मूथ होता है,
और डिस्चार्ज फ्लक्चुएटिंग और पल्सेटिंग। देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो डिस्चार्ज होता है वो कॉन्टिन्यूस क्यों होता है, क्योंकि हमारे वो वहाँ पे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट नहीं था, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन केवल हो रहा था और उसे डिस्चार्ज जो है कॉन्टिन्यूस हमारा फ्लूइड जो है डिलीवर हो रहा था टैंक के ऊपर, ठीक है। मगर रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो डिस्चार्ज होता है वो हमारा पल्सेटिंग डिस्चार्ज या डिसकॉन्टिन्यूस या इंटरमीडिएट डिस्चार्ज भी बोलते हैं इसको होता है। इंटरमीडिएट क्यों होता है, क्योंकि इसमें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लगा होता है, ठीक। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लगा होगा तो इससे क्या होगा, हमारा पहला तो हमारा पिस्टन मूव कर रहा है, जब क्रैंक रोटेट करेगा तो पिस्टन मूव करेगा, फिर वाटर अंदर जाएगा सिलेंडर के अंदर, जब सिलेंडर के अंदर जाएगा तो फिर क्रैंक मूव करेगा, तो फिर वो प्रेशर को इंक्रीज करेगा, तो फिर वाटर लिफ्ट करेगा। तो ये साइकिल इसी तरह बार बार रिपीट होती रहेगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो डिस्चार्ज है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, यानी कि एक दफ़े हम पंप स्टार्ट कर दें तो कॉन्टीन्यूस डिस्चार्ज हो रहा हमारे फ्लूइड का। फ्लूइड इंटरमीडिएट यानी कि कुछ डिस्चार्ज हुआ वाटर का, फिर रुक गया, फिर थोड़े समय के बाद हुआ डिस्चार्ज, इंटरमीडिएट डिस्चार्ज मिलता है हमको रेसिप्रोकेटिंग पंप में, इसलिए डिस्चार्ज बोलते हैं डिस्चार्ज फ्लक्चुएटिंग और पल्सेटिंग। सेकंड लिखा हुआ है इट कैन हैंडल लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि इसमें जो वॉल्यूम होता है फ्लूइड का वो ज़्यादा हैंडल कर सकते हैं हम लोग, ज़्यादा वॉल्यूम में या ज़्यादा डिस्चार्ज में हम वाटर को डिस्चार्ज कर सकते हैं, ज़्यादा डिस्चार्ज ज़्यादा होता है इस पंप में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में। लो हेड हाई डिस्चार्ज के लिए यूज़ किया था सेंट्रीफ्यूगल पंप। कम हाइट तक अगर वाटर को लिफ्ट करना है और हमको डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए तो हम सेंट्रीफ्यूगल पंप इंस्टॉल कर देंगे तो ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ सेकंड डिफरेंस क्या दिया रेसिप्रोकेटिंग में, इट कैन हैंडल लो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ओनली, ठीक। अब तीसरा जो यहाँ पे लिखा है इट कैन बी यूज्ड फॉर लिक्विड वेरी हाईली विस्कस फ्लूइड, यानी कि थर्ड डिफरेंस जो लिखा है वो सेंट्रीफ्यूगल में लिखा है इट कैन हैंडल इट कैन बी यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हाईली विस्कस फ्लूइड। हाईली विस्कस फ्लूइड मतलब वो जो फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा है, जो फ्लूइड विस्कस ज़्यादा है। जैसे अगर हम ऑयल में और वाटर में कंपैरिजन करें तो कौन विस्कस ज़्यादा होगा, विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा लगेगी तुमको, वाटर तुमको लेस विस्कस लगेगा और ऑयल जो है विस्कोसिटी ज़्यादा लगेगी ऑयल की। तो ऑयल जो तुम्हारा है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो अगर ऑयल को हमको लिफ्ट करना है, किसी पंप इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, मान लो कोई ऑयल इंडस्ट्री है, पेट्रोल डीजल निकल रहा है वहाँ से, तो वहाँ से हमको हाईली विस्कस फ्लूइड है वहाँ पे, हमको वहाँ लिफ्ट करना है फ्लूइड को, तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप इंस्टॉल कर देंगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्यों इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है हाईली विस्कस फ्लूइड को इजीली लिफ्ट कर देगा, मगर रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है इजीली लिफ्ट नहीं कर पाएगा। मान लो वाटर है, वाटर को हमको लिफ्ट करना है, वाटर जो है कि विस्कोसिटी कम होती है वाटर की, लेस विस्कस है ये, तो हम क्या करेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज़ करेंगे। अगर वाटर होगा, कोई लाइटर फ्लूइड होगा तो इसकी विस्कोसिटी कम होगी। अब लिखा है फोर्थ डिफरेंस इट यूज्ड फॉर लार्ज डिस्चार्ज थ्रू स्मॉल हेड, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है वो लो हेड हाई डिस्चार्ज के लिए यूज़ किया जाता है। लो हेड मतलब कम हाइट तक अगर वाटर को पहुंचाना है, लिफ्ट करना है और डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप को इंस्टॉल कर देंगे वहाँ पे। और दूसरा डिफरेंस दिया है रेसिप्रोकेटिंग पंप में वही कि इट इज़ यूज्ड फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज। हाई हेड का मतलब अगर वाटर काफ़ी ज़्यादा हाइट तक लिफ्ट करना है और डिस्चार्ज कम चाहिए हमको तो हम रेसिप्रोकेटिंग पंप को इंस्टॉल कर देंगे, तो सिंपली हमको डिस्चार्ज मिल जाएगा काफ़ी ज़्यादा हाइट तक। और कॉस्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप लेस एज कम्पेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप। देखो फिफ्थ डिफरेंस अच्छा है, फिफ्थ से मुख्य ये है कि कॉस्ट जो होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होती है, कम होती है। हम इन कंपेरिजन टू रेसिप्रोकेटिंग पंप कम होने का एक कारण ये है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट कम इसलिए होती है क्योंकि इसमें कोई स्लाइडिंग एलिमेंट नहीं लगा होता, कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है, वियर टियर कम होगा, इसमें फ्रिक्शन कम होगा, इसलिए इसमें कॉस्ट कम होती है इस पंप की। और रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है इसकी कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होती है इनिशियल कॉस्ट। और फिफ्थ डिफरेंस है सेंट्रीफ्यूगल पंप रन एट हाई स्पीड दस कैन बी कपल्ड टू इलेक्ट्रिक मोटर। देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है इट रन एट हाई स्पीड क्योंकि डायरेक्टली कपल होता है, इम्पेलर जो है इम्पेलर यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में, डायरेक्टली कपल होता है जिससे इलेक्ट्रिक मोटर, तो जो इलेक्ट्रिक मोटर की तुम्हारी स्पीड होगी वही सेम स्पीड क्या होगी सेंट्रीफ्यूगल पंप की होगी, ठीक। मगर रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या इसकी स्पीड कम होती है। सेंट्रीफ्यूगल पंप रन एट हाई स्पीड बट रेसिप्रोकेटिंग पंप रन एट लो स्पीड।
यानी कि जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है, सेंट्रीफ्यूगल पंप की कंपेरिजन थोड़ा कम हो गई। कम इसलिए होती है कि वहाँ की दो फिनोमिना अकर करते रहते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में लोग पढ़ते हैं, कैविटेशन एंड फ्लूइड सेपरेशन। कैविटेशन एंड फ्लूइड सेपरेशन अकर कर जाता है, इसलिए वहाँ पे हाइट कम होती है, कम ज़्यादा सॉरी स्पीड कम होती है, क्योंकि स्पीड अगर ज़्यादा कर देंगे तो तुम्हारा क्या होगा, सेपरेशन अकर कर जाएगा, फ्लूइड सेपरेशन होने लगेगा, या वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ज़्यादा। वैक्यूम प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा तो उससे अगर फ्लूइड का प्रेशर हमारे लिक्विड के फ्लूइड का प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा तो वो बबल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से कैविटेशन फिनोमिना एक होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, वो अकर कर जाएगा। तो इस फिनोमिना को वो अवॉइड करने के लिए फ्लूइड सेपरेशन एंड कैविटेशन को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा स्पीड को कम रखते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप में। ठीक। 7th डिफरेंस, द ऑपरेशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज स्मूथ एंड विदाउट मच नॉइज, द मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो। यानी कि देखो 7th डिफरेंस जो है वो लिखा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है स्मूथली रन करता है और ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस नहीं होता है इसमें, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो होती है। ठीक है, वही जो बताया गया। मेंटेनेंस कॉस्ट कम क्यों होगी, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, वियर टियर कम होगा, तो इसलिए मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी। मगर अगर रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करें तो उसमें फ्रिक्शन भी अगर करेगा, वियर टियर ज़्यादा होगा, तो जिसकी वजह से हमारा जो सरफेस है डैमेज हो जाएगी, तो उसको लुब्रिकेशन चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए, तो मेंटेनेंस कॉस्ट इसलिए इसकी ज़्यादा होती है रेसिप्रोकेटिंग पंप की। और 8वां डिफरेंस ये है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप्स नीड्स स्मॉलर फ्लोर एरिया एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज लो। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है तो स्पेस कम लेता है, क्योंकि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लगा नहीं होता है इसमें, तो हॉरिजॉन्टल जो स्पेस कम लेगा। सिंपल एक इम्पेलर लगा होता है, इसकी वजह से हमारा वाटर लिफ्ट करता है। इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी कम होती है और ये स्पेस भी कम ऑक्यूपाई करता है। और रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करें तो ये अब ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इसकी इनिशियल कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, सेटअप कॉस्ट हुई, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होगी इसकी। और सेंट्रीफ्यूगल पंप की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, रेसिप्रोकेटिंग पंप की कम होती है। देखो एफिशिएंसी जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप की ज़्यादा होगी और रेसिप्रोकेटिंग की क्या होगी, कम होगी। ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि तुम्हारा इसमें लॉसेज कम होते हैं, कैविटेशन अकर तो करेगा, कैविटेशन क्या अकर करने का चांस है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। एट द इनलेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप कैविटेशन एक फिनोमिना होता है, अकर करता है, मगर फ्लूइड सेपरेशन नहीं होगा इसमें। ठीक, फ्लूइड सेपरेशन नहीं होगा। दूसरा ये है कि इसमें वियर टियर कम होगा, तो एनर्जी का लॉस जो होता है वो कम होता है, हाइड्रोलिक लॉसेज जो होते हैं वो कम होते हैं। तो जब लॉसेज कम होगा तो इफिशिएंसी ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादा इफिशिएंट होता है इंजन सेंट्रीफ्यूगल पंप। एफिशिएंट ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि ज़्यादा हाई स्पीड पर रन करता है, हाई स्पीड पर रन करेगा तो एफिशिएंट ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर को एनर्जी को राइज कराएगा और कंटिन्यूस डिस्चार्ज होता है इसलिए इसमें, इसलिए इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा एफिशिएंट होता है, हाईली एफिशिएंट होता है। और रेसिप्रोकेटिंग जो होता है वो लेस एफिशिएंट होता है वो, क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है कम होती है, वियर टियर अकर करेगा, हाइड्रोलिक लॉसेज एनर्जी लॉसेज कम होंगे इसमें थोड़ा। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, थोड़ा तुम्हारी कम होती है रेसिप्रोकेटिंग पंप की। तो ये हो गया हम लोग का बेसिक डिफरेंस सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप है। यानी कि दोनों क्या हाइड्रोलिक मशीन्स हैं, हाइड्रोलिक पंप्स हैं, यानी कि ये क्या कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी फ्लूइड की, विच इज़ मेनली इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। बट वर्किंग जो है दोनों की डिफरेंट है। सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क करेगा फोर्स वर्टेक्स फ्लो पे, और रेसिप्रोकेटिंग पंप वर्क करता है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट पे, सिंपल। और सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, ये लो हेड हाई डिस्चार्ज के लिए यूज़ किया जाएगा, और रेसिप्रोकेटिंग पंप हाई हेड लो डिस्चार्ज के लिए यूज़ किया जाएगा। और हाईली विस्कस फ्लूइड कैन बी लिफ्टेड बाय सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड लो विस्कस फ्लूइड को लिफ्ट कर सकते हैं हम रेसिप्रोकेटिंग पंप में। और कहता है एफिशिएंसी ज़्यादा होगी सेंट्रीफ्यूगल पंप की, इसकी एफिशिएंसी कम होगी। कॉस्ट ज़्यादा होता है रेसिप्रोकेटिंग का और सेंट्रीफ्यूगल का कम होगा। मेंटेनेंस कॉस्ट सेंट्रीफ्यूगल का कम होगा, रेसिप्रोकेटिंग का कम होगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है ये नॉइजी लेस नॉइजी होता है, इसका इसमें मोर नॉइज प्रोड्यूस होता है इसमें रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसमें स्मूथ ऑपरेशन होता है, इसमें पता है इसमें उतना ही ऑपरेशन होता है, इंटरमिटेंट ऑपरेशन होगा, यानी कि डिस्चार्ज इसमें कॉन्टिन्यूस होगा, इसमें इंटरमिटेंट डिस्चार्ज होगा। ये तुम्हारा स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये तुम्हारा लेस स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक नहीं, वो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होगा लेस काफ़ी ज़्यादा कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और इंस्टॉलेशन कास्ट या इनिशियल कास्ट कम होगी। हमारे रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होगी, इनिशियल कास्ट ज़्यादा होगी
या सेटअप कॉस्ट ज़्यादा होगा और मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होगा और ये स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। ठीक, तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस था सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप में। तो ये टेबल बनी हुई है सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप की। तो एग्ज़ाम में अगर आते हैं कि डिफरेंस बताइए सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप में 10 नंबर में, तो ये पूरा जितना लिखा हुआ है, जितने पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, तो हर एक पॉइंट हम लोग यहाँ लिखेंगे 9 तक, पूरा 9-10 तक। और अगर वर्किंग प्रिंसिपल आता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग प्रिंसिपल को समझाइए, तो हम क्या करेंगे, पहले एक डायग्राम बनाएंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप का, उसके बाद नीचे उसके एलिमेंट जो लगे हुए हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में वो समझाएंगे। उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल जो है, जो कैसे वर्क करता है, ये वर्क करता है तुम्हारा फोर्स वर्टेक्स फ्लो पे, तो फोर्स वर्टेक्स फ्लो क्या होता है वो थोड़ा समझाएंगे, फिर वहाँ ख़त्म कर देंगे, बस इतना आएगा। उसी तरह अगर रेसिप्रोकेटिंग पंप की वर्किंग आता है लिखने के लिए कि रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, कैसे वर्क करता है ये, तो हम उसकी वर्किंग को समझाएंगे। एक रेसिप्रोकेटिंग पंप कैसे वर्क करता है, अगर वर्किंग को समझाएंगे हमारा, तो यहाँ फिर हम क्लोज करते हैं।